हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी नोटिफाई कर रखी है और उसमें प्रीलिम्स के पेपर में 50% के अराउंड क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से आने हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, जिससे हम अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए अपने प्रीलिम्स के पेपर में। तो उसी के रिगार्ड में आज की वीडियो होने वाली है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो जो है लेक्चर सीरीज बना रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है, आप वो वीडियोस जाके देखिए, फिर आज की वीडियो कंटिन्यू करिए, जिसमें हम इंग्लिश के अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन है, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू नॉट चीट इन द एग्जाम। अब इसके चार ऑप्शंस हैं कि क्या इसकी जगह आएगा जिससे ये सेंटेंस इंप्रूव हो जाए। पहला ऑप्शन है फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू चीट, फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू चीट, फॉरबेड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट चीटिंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो गाइस, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉरबिड का। अब फॉरबिड जो है खुद से एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये याद रखना। फॉरबिड इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो दो नेगेटिव अगर होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ ये इससे एक ये सेंस समझ आता है कि टीचर ने मना किया स्टूडेंट्स को चीट करने से, तो एक फॉरवर्ड खुद से ही नेगेटिव हो गया। बट नॉट फिर से लगा देंगे तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे नॉट की जरूरत नहीं है। फॉरबेड इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू चीट इन द एग्जाम, ठीक है। अब उसके बाद एरर स्पॉटिंग करनी है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन है, शी इज हैविंग अ कार बट शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव इट, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, देखिए, इज हैविंग जनरली तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई चीज इंजॉय कर रहे हो, वो चाहे खाने की हो चाहे वो ट्रिप हो। वी आर हैविंग फन, ठीक है, वी आर हैविंग डिनर, ऐसे आप हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज पोजेस करते हैं तो वहां आता है हैज या फिर हैव, ठीक है, ये याद रखना, हैज या फिर हैव आता अगर आप कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग पोजेस करते हैं तो। अब यहाँ सिंगुलर है तो आपका शी हैज अ कार हो जाएगा, ठीक है। हैव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शी जो है खुद से इन इटसेल्फ इज सिंगुलर, ठीक है। तो शी हैज अ कार बट शी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव इट। अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द साइंटिस्ट was working on a theory that would completely dash the existing ideas। guys, मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, ये जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको वर्ड समझ आने लग जाएंगे और क्लोज टेस्ट में आप कहीं ना कहीं बाकियों के से अपर हैंड कर लेंगे जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। द साइंटिस्ट वॉज वर्किंग ऑन अ थ्योरी that would completely abolish the existing ideas, reinforce, contradict, confirm। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा established ideas जितने होते हैं उन पे कॉन्ट्रेडिक्ट आएगा। कॉन्ट्रेडिक्शन उनका जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट वुड कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जिस्टिंग आइडियाज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम चूज करना है हमें, किसका? प्रोलिफिक का, ठीक है। अब प्रोलिफिक का मीनिंग होता है, पहले हम मीनिंग जानेंगे, होता है हाईली प्रोडक्टिव। समझ गए आप? हाईली प्रोडक्टिव जो होता है उसको आप प्रोलिफिक कहते हैं। अब उसमें आप ऑप्शंस देखेंगे, इसमें देखिए अनप्रोडक्टिव, अगर यहाँ एंटोनिम लिखा होता तो ये सही होता। अभी के लिए अनप्रोडक्टिव गलत है, लेजी गलत है, स्कार्स गलत है, ठीक है। तो गाइस, एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि तीनों ऑप्शंस जो है मोर और लेस सिमिलर हैं। लेजी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही आता है, स्कार्स भी नेगेटिव आता है, अनप्रोडक्टिव भी नेगेटिव आता है। वहीं फ्रूटफुल जो है एक करेक्ट वर्ड लगता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोलिफिक, ठीक है। तो प्रोलिफिक का सिनोनिम हो जाएगा फ्रूटफुल। अब हम एंटोनिम देखते हैं। गाइस, एक चीज मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं, जो मेरी वीडियोस ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, मैं बार बार उनसे एक चीज जरूर कहता हूं कि कई लोग एंटोनिम और सिनोनिम में कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि एंटोनिम कौन सा होता है, सिनोनिम कौन सा होता है। गाइज इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एस से सिमिलर होता है, एस से या फिर सेम भी होता है, तो आप सिमिलर समझिए या सेम समझिए। सिनोनिम को सिमिलर कहा जाता है, एंटोनिम वही ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब आप कभी नहीं बोलेंगे, और ये छोटी सी चीज आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी विद रिस्पेक्ट टू योर एंटोनिम एंड सिनोनिम क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपका लॉफ्टी का आपको एंटोनिम निकालना है। लॉफ्टी का वैसे मीनिंग होता है लिटरल हाई एलिवेटेड या फिर नोबल, ठीक है, ये याद रखना, हाई एलिवेटेड या फिर नोबल होता है आपका मीनिंग। तो उसका ऑपोजिट हाई का जो अगर कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गया या फिर आपका कुछ ज़्यादा ही हाई कास्ट का होता है, या सॉरी कास्ट नहीं, हाई एक अपने आप को कुछ ज़्यादा ऊंचा समझता है, तो वहाँ हम्बल एक उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चीज़। क्वेश्चन 6 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। अब गाइस इससे पहले मैं कई आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के सेंटेंसेस करा चुका हूं, वो भी जरूर करते रहना, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं सेम एक सिंगल क्वेश्चन से। कैसे, वो अभी हम जान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इन चारों ऑप्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी तो आप कहीं ना कहीं आसानी से ऑड वन आउट कर पाएंगे। देखिए एथिस्ट होता है डज नॉट बिलीव इन गॉड, पहले तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बट बाकी भी हम जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्नोस्टिक वन हु इज अनसर्टेन अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब देखिए जो इंसान अगर एग्नोस्टिक आप बोलेंगे और एग्जिस्टेंस बोलेंगे, वो थोड़ा सा साउंड सेम करता है ना। आप देखिए खुद से बोल के देखिए, एग्नोस्टिक एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब इसको आप एग्जिस्टेंस से मत बोलिए, आप एग्जिस्टेंस से बोलिए। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में ना ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि यार एग्नोस्टिक तो सर ने बताया था कि एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेगा और बैक ऑफ द माइंड में आपको तब अपने आप पॉपअप करेगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे एग्नोस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप एग्नोस्टिक अभी के लिए ऐसे याद कर लीजिए, बट इसका ऑप्शन एग्नोस्टिक नहीं है, ठीक है। थीस्ट जो होता है बिलीव्स इन गॉड। अब देखिए अगर किसी के आगे ए लगा देंगे, जैसे परिचित होता है अपरिचित होता है, वैसे इसमें ये वाला कंसेप्ट लग जाता है। एथिस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, थीस्ट वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। तो आप ऐसे समझ गए थीस्ट और एथिस्ट में डिफरेंस। और वहीं फिर डीस्ट का मीनिंग होता है बिलीव इन गॉड बट नॉट इन रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। भगवान में विश्वास तो है, लेकिन जो रिलीजियस टेक्स्ट है, डॉक्ट्राइन्स है, उस पे उस इंसान को भरोसा नहीं होता, ठीक है। अब डीस्ट में कैसे इससे याद रखेंगे, डॉक्ट्राइन्स होते हैं, देखिए डॉक्ट्राइन्स रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। फिर वैसे डीस्ट हो गया, तो ये सिमिलर सा हो गया। लेकिन इसका जो ऑप्शन है एथिस्ट है। बाकी ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताए हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ पता नहीं होता कि यही आएगा। हम हमारी अप्रोच हमेशा मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच रखेंगे, तो डेफिनेटली एग्जाम के सारे क्वेश्चंस का हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं वो क्या है। वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ये है क्वेश्चन आपका जिसमें स्टॉर्म ऑन अ टी कप। अब एक चीज देखिए, आप इसको इस पिक्चर से समझिए। अब देखिए चाय का केतली कितनी सी होती है, छोटी सी होती है, तो उसमें चाय इतनी भर दीजिए, इतनी भर दीजिए, इतनी भर दीजिए। लेकिन अगर मैं वही कहूं कि पूरे जो आप स्टॉर्म है उसको इसके अंदर ले आओ, तो इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाय की केतली तो छोटी सी होती है, ठीक है। तो इसी से आप समझ जाइए कहीं ना कहीं अब बिग इशू, बिग इशू क्या, स्टॉर्म, क्या पूरा जो स्टॉर्म है, ये स्टॉर्म आप इसको समझिए, वो एक छोटी सी केतली में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना। तो वही सेम इशू है, अ बिग इशू अबाउट अ माइनर मैटर। माइनर मैटर हो गया कप, यहाँ पे बिग इशू हो गया आपका स्टॉर्म, ठीक है। ऐसे समझ आ गया आपको। इससे आप याद रखेंगे कि स्टॉर्म इन अ टी कप, सर ने क्या बताया था, बहुत बड़ा तूफान छोटे से कप में, ठीक है। बिग इशू अबाउट अ माइनर मैटर। क्लोज टेस्ट अब हम करते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू डैश द कंपनीज ग्रोथ विद हिज इनोवेटिव आइडियाज। अब आप एक चीज पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें एक है इनोवेटिव आइडियाज। जनरली क्या होता है, जो कि होगा भी, कि इनोवेटिव आइडिया से क्या होगा, कोई भी चीज पॉजिटिव होगी, ऐसा तो है नहीं।
कि कोई इनोवेशन लाएगा तो वो मन में लेके बैठा है कि यार इसका तो नुकसान करा के रहूंगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि इनोवेशन से 99.9% आपका क्या होगा कि कंपनी की ग्रोथ होगी या फिर जो ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो सेम इसमें देखिए, ऑप्शन से आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्या एक मैनेजर जिसका नाम ए है उससे उसके इनोवेटिव आइडियाज से कंपनी की ग्रोथ क्या हिंडर हो सकती है? नहीं भाई, इनोवेशन होता ही इसलिए है कि आपकी ग्रोथ जो है आगे बढ़ सके, तो हिंडर नहीं होगा। डिस्करेज, अब इनोवेटिव आइडियाज से कैसे डिस्करेज होगा? तो यहां पे एक्सेलरेट आएगा। द न्यू मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द कंपनीज ग्रोथ विद हिज इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है, अब हम ऑप्शन क्वेश्चन 9 देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का, जिसमें क्वेश्चन है आपका दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। अब देखिए गाइस, एक्टिव पैसिव वॉइस का ना एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस, अब जैसे अभी का है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट में जो ऑप्शन जो है उसको अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करें तो अब क्या होगा कि जब आप कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज को एक्टिव से पैसिव वॉइस में, आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, उसका हो जाएगा रूपांतरण। अब रूपांतरण में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा पहले, सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, और जो आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हो जाएगा विल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आपकी वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, और उसके बाद बाय होगा और आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस हिसाब से अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रोजेक्ट। ठीक है, द प्रोजेक्ट हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक ऑलरेडी था तो सेम हम वैसे कॉपी कर लेंगे। तो ऑप्शन अगर हम इसका आंसर देखें अब होगा सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, इसमें आप देखिए क्वेश्चन क्या है, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, ही सेड दैट, अब दैट जरूर आएगा। ठीक है, ही सेड दैट ही आई विल कॉल यू टुमारो। अब इसमें क्या होगा, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, और टुमारो का जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं उसमें होता है द नेक्स्ट डे। गाइस ये जरूर याद रखना कि टुमारो जब भी कहीं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कहा जाएगा तो वो होगा ही सेड दैट ही ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। याद रखना टुमारो कभी भी पैसिव जब आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वो द नेक्स्ट डे हो जाता है, और विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, ये आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके अराउंड 10 क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक भी बताई हैं जिससे आप अच्छे से इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने इंग्लिश के पोर्शन में। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।